हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी पीबी शैली के एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है और ये सीरीज सभी लिटरेचर के एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर भी पीबी शैली को पूछा जाता है। ठीक है, फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज शैली रोट अ पैम्फलेट एट ऑक्सफोर्ड द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। ये सबको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन कवर किया है कि शैली ने ये वर्क लिखा था नेसेसिटी ऑफ एथीज्म और उन्हें ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया था। ठीक है, लेकिन ये वर्क उन्होंने किससे इंस्पायर्ड होकर लिखा था, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। बाय हुम वाज ही इंस्पायर्ड? ऑप्शंस आर कांट, बर्गसन, ह्यूम या फिर कीट्स। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। और शैली का ये वर्क लिखा गया था उनकी स्टूडेंट लाइफ में ही, जब वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे। यस, ये जो इंस्पायर्ड हुए थे वो ह्यूम से हुए थे। ठीक है, he read a scrap of Hume's philosophy and immediately published a pamphlet called The Necessity of Atheism. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन। द लाइन poets are the unacknowledged legislator of the world is by, ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है? लाइन को ध्यान से समझना है। लाइन क्या है? पोएट्स आर दी अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शंस आर पीबी शैले, जॉन कीट्स, मैथ्यू आर्नोल्ड, एजरा पाउंड। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए, ये तो आप इजीली आंसर कर पाओगे कि क्या है, पीबी शैले ने ही ये लाइन लिखी है। लाइन क्या है? पोएट्स आर दी अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन ये शैली के कौन से वर्क से है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इनका बहुत ही एक फेमस एस्से है जिसका नाम क्या है? अ डिफेंस ऑफ पोइट्री। ठीक है, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री। इस एस्से में ये लाइन लिखी है शैली ने। ठीक है, और डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा कब गया था? ये लिखा तो जाता है 1821 में। ठीक है, लेकिन ये पब्लिश कब होता है? ये पब्लिश होता है 1840 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज डैश सैड अबाउट शैली, मतलब किस राइटर ने शैली के बारे में ये कहा है? क्या कहा है? ही वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड। तो किसने शैली को द परफेक्ट सिंगिंग गॉड कहा है? ऑप्शंस आर स्विनबर्न, मैथ्यू आर्नोल्ड, टेनिसन या फिर चार्ल्स लैम्ब। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है स्विनबर्न। ठीक है, स्विनबर्न की ये स्टेटमेंट है कि ही वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड, ही सैड अबाउट शैली। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यस, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट ऑथर्ड बाय शैली? तो इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो शैली के द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शंस आर क्वीन मैम, हाइपीरियन, अलेस्टर या द चिंची। तो इसमें अगर आप देखोगे तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए, क्वीन मैम शैली के द्वारा ही लिखा गया है। कब लिखा गया था? तो 1813। ठीक है, अलेस्टर मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है शैली का, 1815 to 16। देन अगर हम चिंची की बात करें 1819। लेकिन अगर हम बात करते हैं हाइपीरियन की, तो हाइपीरियन का नाम जुड़ा हुआ है किससे? एक अमेरिकन राइटर है डैन साइमन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, डैन साइमन। तो हाइपीरियन जो वर्क है वो उनका माना जाता है। ठीक है, तो इसमें डाउट है, ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, हाइपीरियन। हालांकि शैली का वर्क भी कहा जाता है, लेकिन एक बार इसे रीचेक करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज
हु कंपोज द फेमस लाइन आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल द सैडेस्ट थॉट। यहाँ पे स्पेस है, तो ये लाइन किसने कंपोज की है? आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल द सैडेस्ट थॉट। ऑप्शंस आर कीट्स, वर्ड्सवर्थ, शैली, मिल्टन। यस, इजीएस्ट वन, ये शैली के द्वारा कही गई लाइन्स हैं, ठीक है। और शैली के किस वर्क से ये ली गई हैं? ये ली गई हैं टू अ स्काईलार्क से, ठीक है। ये शैली का वर्क है टू अ स्काईलार्क, जिससे ये लाइन ली गई है आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन हिज बॉयहुड डेज शैली वुड ट्राई टू, क्या ट्राई किया था शैली ने? आउटस्ट्रिप द स्काई स्पीड ऑफ द वेस्ट विंड, फ्लोट लाइक अ वेव इन वेज बे, बी वाइल्ड, या फिर प्ले द लायर। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। इन हिज बॉयहुड डेज शैली वुड ट्राई टू, यस, आउटस्ट्रिप द स्काई स्पीड ऑफ द वेस्ट विंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम में ये चीज मेंशन की है। क्वेश्चन नंबर 7। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ब्रॉडली स्पीकिंग दिस लाइन मीन्स, तो ये लाइन जो कही गई है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? इसके पीछे का छुपा हुआ तथ्य क्या है? ऑप्शन है मैन में कम मैन में गो, क्या यही इसका मीनिंग है? सेकेंड ऑप्शन इज विंटर विल फॉलोड बाय स्प्रिंग। नेक्स्ट इज देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग बिहाइंड एवरी क्लाउड यू सी, या फिर देयर आर 4 सीजन इन इंग्लैंड ओनली। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, इसे अगर साधारण भाषा में कहें तो इसका जो रियल मीनिंग निकलता है वो यही निकलता है कि चाहे कितना भी बड़ा दुख हो, एक दिन उसका अंत होना है और दुख के बाद में सुख जरूर आना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो रियल मीनिंग है वो यही है, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग बिहाइंड एवरी क्लाउड यू सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, whom did the west wind awaken? वेस्ट विंड जो है वो किसे जगाती है? Whom did the west wind awaken? Options are the fierce minute, the blue Mediterranean, the Atlantic Ocean, या फिर the hectic red leaves। तो ये अकॉर्डिंग टू द पोएम है, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? Yes, the right answer is blue Mediterranean, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ब्लू मेडिटेरियन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पोएम ओड टू द वेस्ट विंड व्हाट डज द वर्ड डज मीन? तो ये जो वर्ड दिया हुआ है पोएम में डज, इसका मीन क्या है, इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शंस आर अ सॉन्ग संग फॉर अ डेड पर्सन, urge to do something, या फिर decaying year, a joyous moment। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अ सॉन्ग संग फॉर अ डेड पर्सन, ठीक है।
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 10. Which among the following poem is not written by Shelley? इनमें से वो कौन सी पोएम है जो शैली के द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शंस आर Ode to the West Wind, To a Skylark, Ode to the Nightingale, The Cloud. Which poem is not written by P.B. Shelley? सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए ओड टू द वेस्ट विंड वेरी फेमस, टू अ स्काईलार्क, है ना। कंफ्यूजन हो रहा होगा अगर आपको तो सी और डी में होगा। तो इसमें जो ओड टू द नाइटिंगेल है वो शैली के द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, और ये किसके द्वारा लिखी गई है ओड टू द नाइटिंगेल? ये लिखी जाती है कीट्स के द्वारा। ये भी ध्यान रखना है कब लिखी जाती है, 1820 में। 20. Now moving to the next question. According to Shelley, the west wind is breath of. Options are summer, autumn, spring या winter. बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? किस सीजन की बात कर रहे हैं शैले इसमें? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑटम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू शैले द वाइल्ड वेस्ट विंड इज द ब्रेथ ऑफ ऑटम। और ऑटम को क्या कहा है इन्होंने कहा है ऑटम को द सिस्टर ऑफ स्प्रिंग। ओके, ये भी ध्यान रखना है। ऑटम को क्या कहा है इन्होंने, द सिस्टर ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन की सिस्टर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What does Shelley ask the west wind to do by the incantation of his verse? क्या करने के लिए कहते हैं शैली वेस्ट विंड से? ऑप्शंस आर रिवाइव हिज फॉलन स्पिरिट, हेस्टन द साइकिल ऑफ सीजन्स, बी द ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी या फिर अनचेन हिम फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ टाइम। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज बी अ ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 13. द फर्स्ट इमेज दैट शैली विजुअलाइज इन द ओड टू द वेस्ट विंड इज ऑफ। पहली इमेज कौन सी विजुअलाइज करते हैं शैली ओड टू द वेस्ट विंड में? ऑप्शंस आर एन एन्चेंटर, अ फायर्स मिनेट, द ब्लू मेडिटेरियन या फिर अ कॉमरेड ऑफ हिज वॉन्डरिंग्स। सोचिए, आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एन एन्चेंटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आउट ऑफ 5 द फर्स्ट इमेज ऑफ शैलीज ओड टू द वेस्ट विंड जो 1820 में पब्लिश होता है इज ऑफ द एन्चेंटर फ्लीइंग, thou from whose unseen presence the least dead are driven like ghost from an enchanter fleeing. Now जब इस पोएम का जब सेकंड पार्ट शुरू होता है तो सेकंड पार्ट में कहा गया है मिनेट के विषय में। ठीक है, और अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, जैसे फर्स्ट इमेज तो हो गई एन्चेंटर की, सेकंड पार्ट किसका है, फायर्स मिनेट का। ठीक है, ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट जो है वो ब्लू मेडिटेरियन। ठीक है, और इसका फोर्थ पार्ट अगर हम बात करें तो फोर्थ पार्ट में इसमें है कॉमरेड ऑफ हिज वॉन्डरिंग्स। ठीक है, और लास्ट पार्ट में
लास्ट पार्ट में बात करते हैं ये स्प्रिट फायर्स की, ये भी ध्यान रखना है। टोटल 5 पार्ट्स में, ठीक है, जो 5 इमेज ये इमेजिन करते हैं एक तरीके से। तो लास्ट वाली आपको लिख लेनी है, ये है स्प्रिट फायर्स, ठीक है, ये 5th पार्ट है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर। ये वाली लाइन किस पोएम से है? विंटर इज कम एंड गॉन बट ग्रीफ रिटर्न्स विद द रिवॉल्विंग ईयर। ऑप्शंस आर शैलीज एडोनियस, कीट्स एंडिमियन, टेनिसन्स इन मेमोरियम या फिर आर्नोल्ड डोबरवीच। विंटर इज कम एंड गॉन बट ग्रीफ रिटर्न्स विद द रिवॉल्विंग ईयर। यस, ये लाइन जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है? एडोनियस से, ठीक है। एडोनियस आप जानते ही हैं कि एक पेस्टोरल एलेजी है जो टोटल 495 लाइन हैं जिसमें, है ना, और स्पेंसर इन स्टेंजा में लिखी गई है, ये भी आपको पता है, ठीक। और ये किसकी डेथ पर लिखी गई? तो ये जॉन कीट्स की डेथ पर लिखी गई है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 इज एडोनियस विवेल द डेथ ऑफ। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अभी हम इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन कीट्स। नेक्स्ट इज मैन ऑफ इंग्लैंड वेयरफॉर प्लो फॉर द लॉर्ड्स हु हे ये लो। वेयरफॉर वेब with toil and care the rich robes your tyrant wear. The above lines are from which poem of Shelley? तो ये सारी लाइन्स हैं, एक पोएम की, शैली की एक पोएम से लाइन ली गई हैं, तो वो कौन सी पोएम है ये पूछा जा रहा है। मैन ऑफ इंग्लैंड वेयरफॉर प्लो फॉर द लॉर्ड्स हु हे ये लो, वेयरफॉर वेव विद टॉयल एंड केयर द रिच robes from tyrant wear. ऑप्शंस आर ओड टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क, अ सॉन्ग, मैन ऑफ इंग्लैंड या फिर एडोनियस। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये जो लाइन्स हैं वो हैं अ सॉन्ग, मैन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 आर ड्राइवन लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एन्चेंटर फ्लीइंग। देखिए, हु और व्हाट इज ड्राइवन लाइक घोस्ट इन शैलीज ओड टू द वेस्ट विंड। जैसे अभी हमने जिक्र किया था ना कि ओड टू द वेस्ट विंड का फर्स्ट जो इमेज थी, फर्स्ट इमेज किसकी थी? एन एन्चेंटर की। तो ये लाइन भी वहीं से है, आर ड्राइवन लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एन्चेंटर फ्लीइंग। हु और व्हाट इज ड्राइवन लाइक घोस्ट, यहाँ पे कौन या फिर क्या चीज़ है जो ड्राइवन हो रही है घोस्ट की तरह इन शैलीज ओड टू द वेस्ट विंड, शैली की ओड टू द वेस्ट विंड में। बताइए, ऑप्शंस है द वेस्ट विंड, द डेड लीव्स, द विंड सीड्स या फिर द क्लाउड्स। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, यहाँ पे राइट आंसर क्या है? डेड लीव्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द डेड लीव्स आर ड्राइवन घोस्ट इन शैलीज ओड टू द वेस्ट विंड। इन द फर्स्ट कैंटो द स्पीकर ऑफ द पोएम समन्स द वेस्ट विंड, likening the leaves it blows off to the trees to deceased multitudes. Okay, now moving to the next question. 18 is in the last stanza of his ode to the west wind. उसकी जो शैली की पोएम है ode to the west wind, उनका जो लास्ट स्टेंजा है, शैली invokes the west wind to make him, शैली इन्वोक करता है वेस्ट विंड को, उसे अपना क्या बनाने के लिए? मेक हिम एशेस, प्रोफेसी, लयर या फिर कंपेनियन। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर?
इन्वोक का मतलब होता है आवाहन करना किसी चीज़ का। जैसे हिंदू धर्म में हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो पहले भगवान का आवाहन करते हैं, जैसे गणेश जी भगवान का पूजन करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, तो इन्वोक्स का मतलब भी इसी तरीके से है। यहाँ पे वेस्ट विंड का आवाहन कर रहे हैं वो। यस, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है लायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ हिज ओड टू द वेस्ट विंड, शैली इन्वोक्स द वेस्ट विंड टू मेक हिम हिज लायर। इन दिस लास्ट स्टेंजा द पोएट बिकम्स द विंड्स इंस्ट्रूमेंट एज लायर। ठीक है, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो मतलब पोएट बन जाते हैं। दिस इज अ सिंबल ऑफ पोएट्स ऑन पैसिविटी टूवर्ड्स द विंड। ही बिकम्स हिज म्यूजिशियन एंड विंड्स ब्रेथ becomes his breath. Okay, now moving to the next question. 19 is, some critics call him ineffectual, yet along with Blake dash is the nearest example of a poet as a prophet. In life he suffered more than Blake. बताइए यहाँ पे किस राइटर के विषय में बात हो रही है? इस ब्लैंक में कौन से राइटर का नाम आना चाहिए? कुछ क्रिटिक्स शैली को क्या कहते हैं? इनइफेक्चुअल बोलते हैं। ठीक है, यट अलोंग विद ब्लेक। ठीक है, अब यहाँ पे किस राइटर का नाम आएगा? कीट्स का, कॉलेज का, वाल्टर स्कॉट का या फिर पीबी शैली का? इज द नियरेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पोएट एज अ प्रॉफिट। इन लाइफ ही सफर्ड मोर देन ब्लेक। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहाँ पे जो चर्चा हो रही है ना वो पीबी शैली के विषय में ही हो रही है, और ब्लैंक में भी क्या आना चाहिए? पीबी शैली ही आना चाहिए। ठीक है, सम क्रिटिक्स कॉल मी इनफैक्चुअल येट अलोंग विद ब्लेक। यहाँ पे आएगा शैली इज द नियरेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पोएट एज अ प्रॉफिट। इन लाइफ ही सफर्ड मोर देन ब्लेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 20. The Mask of Anarchy by Shelley is. शैली का ये जो वर्क है The Mask of Anarchy, it is a pastoral poem about the evils of industrial revolution, या फिर a poem about the corruption rampant in Europe, a play about the civilization crisis in Europe, या फिर a poem of political protest written in the response of Peterloo massacre. What should be the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। द मास्क ऑफ अनार्की, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए, मास्क ऑफ अनार्की क्या है? ये एक ब्रिटिश पॉलिटिकल पोएम है। ठीक है, ब्रिटिश पॉलिटिकल पोएम। ठीक है, और ये लिखी कब गई थी? ये लिखी गई थी 1819 में। ठीक, पीबी शैली की ये पोएम है, और ये किस पर डिपेंड है? ये जो लिखी गई है पीटरलू मैसेकेयर के अगेंस्ट लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी है, अ पोएम ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट रिटन इन रिस्पॉन्स टू पीटरलू मैसेकेयर। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 21. टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, सच हार्मोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ, हुज लाइन्स आर दोज टू whom आर दे एड्रेस्ड। तो ये लाइन किसकी है और किसको एड्रेस की जा रही है? सोचिए, आंसर कीजिए। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जैसे कि आप जानते हैं लाइन किसकी है, तो यहाँ पे मैंने राइटर्स के नेम गिवन नहीं है, ये तो आपको मतलब कॉमन सेंस से आप समझ ही जाओगे कि ये शैली की लाइन है। ठीक है, ये लाइंस किसकी हैं? शैली की। ये एड्रेस किस में है? ठीक है, टू whom आर दे एड्रेस, किसको एड्रेस करते हुए शैली ने कही है? नाइटेंगल को, स्काईलार्क को, वे वैली को, या फिर ग्रामेरियन को? सोचिए, आंसर कीजिए।
यस, इसका जो राइट आंसर है वो है द स्काईलार्क को। ठीक है, स्काईलार्क को एड्रेस करते हुए शैली कहते हैं, टीच मी हाव द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, सच हार्मोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स यूजेस टेरेसा राइमा? इनमें से कौन सी पोएम है जो टेरेसा रीमा की फॉर्मेशन में लिखी गई है? ऑप्शन है ओड टू द नाइटिंगेल, ओड टू द वेस्ट विंड, द सॉलिटरी रीपर या फिर यूलिसिस। ईजीएस्ट वन, यस, पीबी शैली इज ओड टू द वेस्ट विंड। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें से शैली का वर्क भी यही है, ओड टू द वेस्ट विंड ऑप्शंस में से। और अगर हम ओड टू द नाइटिंगेल की बात करें तो ये किसका वर्क है? कीट्स का, ये भी ध्यान रखना है। सॉलिटरी रीपर बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है वर्ड्सवर्थ का। ठीक है, और यूलिसिस आप जानते हैं किसका है? टेनिसन। ठीक, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विच फेमस रोमांटिक पोएम बिगिंस विद द लाइन? कौन सी फेमस रोमांटिक पोएम है जो इन लाइन से शुरू होती है? हेल टू दी ब्लीथ स्प्रिट बर्ड दाउ नेबर वर्ट। ऑप्शंस आर ओड टू अ नाइटिंगेल, टू द कुकू, टू अ स्काईलार्क, टू द डेजी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हेल टू दी ब्लीथ स्प्रिट बर्ड दाउ नेवर वर्ट। किस पोएम की फर्स्ट लाइन है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इट इज द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ टू अ स्काईलार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, टू अ स्काईलार्क, जो लिखी गई थी 1820 में। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 24, life is like a doom of many colored glass, stains the white radiance of eternity until death tramples it into fragments. The above lines occur in, ये वाली लाइन्स जो हैं वो शैली की कौन सी पोएम से हैं? डिजेक्शन एंड ओड, एडोनियस, इन मेमोरियम थायरिसिस। तो ऑप्शंस ने आपका काम आसान कर दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे शैली का एक ही वर्ग है। यस, द राइट आंसर इज एडोनियस। ठीक है, एडोनियस में ही ये लाइन है, और जैसा आप जानते हो कि एडोनियस जो है इलेजी है जॉन कीट्स की डेथ पर, तो उसी में ये लाइन है। लाइन को देखकर भी आप अंडरस्टैंड कर लोगे कि इलेजी है। ठीक है, लाइफ इज लाइक अ डूम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास स्टेन द वाइट रेडियंस ऑफ एटर्निटी अंटिल डेथ ट्रैम्पल्स इट इनटू फ्रैगमेंट्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 25th, टू सफर whose which hope things infinite is written by, ये किसके द्वारा लिखी गई लाइन है? टू सफर whose which hope things infinite। सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, ये लाइन लिखी तो किसके द्वारा गई है? शैली के द्वारा। अब शैली के किस वर्क से ये लाइन है ये बताइए। यस, पीबी शैली ने ये लिखी है अपने वर्क प्रॉम्थियस अनबाउंड में। ठीक है, प्रॉम्थियस अनबाउंड वर्क का नाम ध्यान रखना है। ठीक, तो पीबी शैली गिव्स एन इंस्पिरेशनल कोट टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ लव। तो ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल कोट है जिसको वो लव की वैल्यू बताने के लिए बोलते हैं। टू सफर वूज विच होप थिंग्स इनफाइनाइट, टू फॉरगिव रॉन्ग्स डार्कर देन डेथ और नाइट, टू डिफाई पावर,
or these lines are in Prometheus Unbound. Okay, now moving to the next question. 26th. Man is a boastful creature. This is theme of one of Shelley's works. Find it out. तो शैली के एक वर्क की ये थीम है. थीम क्या है? मैन इज अ बोस्टफुल क्रीचर. अब बताइए कौन सा वर्क है वो? एपिसाइचीडियन या फिर ओजमैंडियस, द चिंची या फिर हिलास? सोचिए, आंसर कीजिए. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द मैन इज द बोस्टफुल क्रीचर. ये थीम है इस वर्क की. यस, यहां पे बात हो रही है ओजमैंडियस वर्क की. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27. द नरेटिव पोएम ऑफ मिस्ट्री एंड सस्पेंस इज. इनमें से एक नरेटिव पोएम है जो मिस्ट्री और सस्पेंस पे बेस्ड है. उस पोएम का नेम क्या है? द विच ऑफ एटलस, अलस्टर, एपिसाइचीडियन या फिर एडोनियस? What should be the correct answer? The narrative poem of mystery and suspense. सोचिए, आंसर कीजिए. यस, इसका जो राइट आंसर है वो है द विच ऑफ एटलस. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 28. It is an attack on dogmatic religion, government, industrial tyranny and war. It is an outcry. एक मिनट. It is an outcry against the unspiritual forces that weigh down humanity. Here is the reference of. यहाँ पे कौन से वर्क का ये रेफरेंस दिया गया है? किस वर्क के बारे में यहाँ पे बात हो रही है? द विच ऑफ एटलस की, द चिंची की या फिर एपिसाइचीडियन की या फिर क्वीन मेब की? इट इज़ एन अटैक ऑन डॉगमेटिक रिलीजन, गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल टायरनी एंड वॉर. इट इज़ एन आउटक्राई अगेंस्ट द अनस्पिरिचुअल फोर्सेस दैट वे डाउन ह्यूमैनिटी. किस वर्क की ये थीम लग रही है आपको अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस? सोचिए, आंसर कीजिए. बाकी कभी कभी इन वर्क की पब्लिकेशन डेट, रिटन डेट भी पूछ लेते हैं, तो वो भी ध्यान रखनी है. जैसे विच ऑफ एटलस है तो ये 1820 का है. ठीक है, अगर हम चिंची की बात करें तो 1819 है, और एपिसाइचीडियन की बात करें तो 1821 है, एंड अगर क्वीन मेब की बात करें तो 1813. और यहाँ पे जो चर्चा हो रही है या ये जो नरेशन दी गई है, ये जो रेफरेंस हैं वो किस वर्क के लिए हैं? क्वीन मेब के लिए. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. Now moving to the next question. 29. The line he lives, he wakes, its death is dead, not he, occurs in. ये लाइन कहाँ देखने को मिलती है? He lives, he wakes, it is death is dead, not he. Options are Adonius, Epicyclidian, the revolt of Islam, Alastor. What should be the correct answer? इसे भी देख के आप समझ ही गए होंगे इस लाइन को. किसके विषय में शैली कह रहे हैं यहाँ पे? कीट्स के विषय में. ठीक है, और राइट आंसर क्या है? एडोनियस. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 30. विच बुक इज बेस्ड ऑन गॉडविन्स पॉलिटिकल जस्टिस? तो इसमें से वो कौन सी बुक है? मतलब मानते हैं कि शैली पे जो प्रभाव पड़ा था उनकी सेकंड वाइफ मैरी गॉडविन के फादर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था. उनकी गॉडविन की एक बुक थी पॉलिटिकल जस्टिस, जिससे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे. और इनमें से कौन सी बुक है जो उसी पे बेस्ड है? द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, चिंची, क्वीन मेव या फिर अलस्टर? सोचिए, आंसर कीजिए. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? Yes, the right answer is Queen Maeve.
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। हम कंटिन्यूअसली राइटर्स की सीरीज़ इसी तरीके से चलाएंगे। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। और आप देख ही पा रहे होंगे, अगर शैली की ये सारी वीडियोज़ आपने देख ली तो आपको बहुत सारे वर्क्स ऐसे होंगे जो बार बार माइंड में आने पे, बार बार रिपीटेशन होने पर बिल्कुल सेट हो गए होंगे, आसानी से आप लर्न कर पा रहे होंगे उन चीज़ों को। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक, तब तक के लिए अब आप पढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।